सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के वकील चिल्लाते रह गए, जज साहब ने क्या बोलकर नटराजन केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकी कांग्रेस तो बौखलाए खड़गे ने पीएम मोदी पर कौन सा आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने धो डाला। लोकसभा की सीटें 824 करने का प्रस्ताव पीएम मोदी को मिल गया। कौन सी 170 सीटों के होंगे 2-3 टुकड़े, पाठशाला में स्पेशल चर्चा। पहले आपको गिना देता हूं कि हाल फिलहाल में कांग्रेस को कितने झटके लगे हैं। आप देखिए कि बिहार में झटका, फिर बंगाल में झटका, असम में झटका, तमिलनाडु में झटका, पुडुचेरी में झटका और अब राज्यसभा चुनाव में जोर का झटका। पिछले 210 दिनों में कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका ही लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीनाक्षी नटराजन को यह कहकर लौटा दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम नहीं सुनेंगे आपकी याचिका। लेकिन कांग्रेस जमीनी सच्चाई को अभी भी समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि नामांकन रद्द करने वाला खेला बीजेपी ने खेला और यह सब कुछ मोदी के कहने पर हो रहा है। राहुल गांधी तो अलग ही दुनिया में जीतते हैं बॉस। उन्हें लगता है कि देश की 140 करोड़ जनता उन्हीं के साथ है और देश के 99 करोड़ वोटर कांग्रेस को ही वोट कर देंगे। अगर मोदी सरकार वोट चोरी ना करे तो सारा वोट कांग्रेस को चला जाएगा। अगर चुनाव आयोग एसआईआर ना करे तो कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन ये पॉलिटिक्स है बॉस, यहां अगर मगर से काम नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में हवा हवाई बातें नहीं होती, जो दावे होते हैं वो हवा हवाई नहीं चलते। और राहुल गांधी ने तो एक के बाद एक हवाई दावे किए जो बाद में फुस हो गए और इसका एक पूरा रिकॉर्ड है बॉस। आप देखिए कि पहले राहुल गांधी का राफेल घोटाला का जो दावा था वो हवा हवाई हो गया, फिर नोटबंदी घोटाला वाला जो दावा था वो गलत निकल गया, उसके बाद जनता ने उनके वोट चोरी वाले दावे की हवा निकाली और अब कांग्रेस के सीट चोरी वाले दावे की बैंड बच गई है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में जो कहा है ना, उससे एक बात क्लियर हो गई है कि हल्ला मचाने से कोई सही नहीं हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को सुनवाई योग्य ही नहीं माना और उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन की याचिका नॉन मेंटेनेबल है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 329 के तहत चुनाव प्रक्रिया में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने की छूट दे दी। हालांकि कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया है कि नामांकन रद्द करने में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, ना भाई, इस मामले में आप अनुच्छेद 32 को ढाल नहीं बना सकते। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है बॉस, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलील झोंके जा रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी न्यायिक मिसाल मौजूद है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी का नामांकन रद्द किया हो और कोर्ट ने आरओ का फैसला पलटकर उसका नामांकन बहाल करा दिया हो। कोर्ट ने कहा कि बताइए अगर है तो। कोर्ट के सवाल पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। जवाब नहीं सूझा कांग्रेस को, और सूझेगा भी कैसे। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस किसी मुद्दे पर भिड़ने से पहले शायद होमवर्क नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस को बार बार इस तरह से झटके नहीं लगते, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन के पास अब सिर्फ एक उम्मीद बची हुई है कि शायद हाई कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ जाए। लेकिन आज के फैसले से जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर 12 बजे ना, वो देखकर ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस को अब इस केस में आरओ का फैसला पलटने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। इसीलिए अब कांग्रेस ने विक्टिम गेम खेलना शुरू कर दिया। पहले आरओ को बीजेपी का एजेंट बता दिया, चुनाव आयोग को कांग्रेस बीजेपी की टीम मानकर ही चलती है। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी को इस मामले में घसीटने की कोशिश की है। खड़गे ने क्या कहा आज आपको बताने वाला, और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे एमपी कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर चीखम चिल्ली मचा दी, उछल कूद मचाई और बवाल काट दिया। लेकिन पहले एक ट्वीट। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे, ये मैंने पहले दिन भी कहा। उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से खेल हो गया मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए, और उसका दोष आरओ पर, इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे।
भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पहले चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को कानूनी चश्मे से देखना शुरू ही किया था कि कांग्रेस से और इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बॉस, चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं किया, यह आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटना पड़ गया। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलट देगा और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो बीजेपी प्रत्याशी महेश खेवट की ओर से मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की तरफ से वकील वीएस नायडू खड़े। इनके बीच सुनवाई के दौरान क्या बहस हुई और कोर्ट ने क्या कहा, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक निजी शिकायत है जिसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। आरपी एक्ट का कानून कहता है कि कम से कम आरोप तय होने चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कानून साफ है, जब तक आरोप तय न हो तब तक नामांकन पत्र में घोषणा करना जरूरी नहीं। इस मामले में कोई आरोप तय नहीं हुआ है तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों देनी चाहिए। सिंघवी ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के खिलाफ जाकर फैसला लिया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में सिर्फ आरओ का फैसला ही नहीं पलटना चाहिए बल्कि उसे पद से भी हटा देना चाहिए। कांग्रेस के वकील ने चुनाव आयोग की चुप्पी को हैरान करने वाला बताया और कहा कि कल राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ बल्कि एक तरफा नतीजे घोषित कर दिए। सिंघवी की इतनी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। बॉस, कोर्ट ने कहा कि हमें कोई ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए जिसमें हमने आरओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद नॉमिनेशन स्वीकार करके मामले में दखल दिया और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद हमने आरओ के ऑर्डर को खारिज कर दिया। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने बीजेपी उम्मीदवार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनावी याचिका लगाना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति बसु जजमेंट में साफ किया था। रोहतगी ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद अब कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब मीनाक्षी नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करनी होगी। वहीं चुनाव आयोग के वकील वीएस नायडू ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव आयोग गई थी लेकिन आयोग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आरओ ने आरपी एक्ट के मुताबिक ही बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है। 2018 के संशोधन के बाद से यह साफ है कि हर तरह के पेंडिंग केसेस बताना जरूरी है, चाहे संज्ञान हुआ या नहीं। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने टोका और कहा कि मैं यहां सामान्य कानून की बात नहीं कर रहा, मैं अपवादों की बात कर रहा। मीनाक्षी का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया। अहमद पटेल के मामले में आरओ के फैसले को पलटा गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि पहले हम यह तय करेंगे कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप संबंधी सीमाएं निर्धारित। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने और परिणाम घोषित होने के बाद न्यायिक दखल का दायरा बेहद सीमित हो जाता है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर हम ऐसे तर्क स्वीकार कर लें तो कुछ मामलों में अनुच्छेद 32/226 के तहत हस्तक्षेप करेंगे और कुछ मामलों में चुनाव याचिका की ओर भेज देंगे। इससे अनुच्छेद 329 के तहत कोई सिद्धांत पढ़ा जाएगा जो संविधान में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे किसी भी व्याख्या को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस अनुच्छेद 329 को हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने कहा कि भाई ये हथियार यहां काम नहीं आने वाला है, आप हाई कोर्ट जाइए और इलेक्शन पिटीशन वहां पर आप दाखिल कीजिए। अब कांग्रेस को चुनाव के नतीजे घोषित होने के 45 दिन के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी है। इस याचिका में अब हाईकोर्ट में नामांकन रद्द करने की मेरिट पर बहस हो सकती है, यानी कि नामांकन रद्द करने का आधार सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में जो जानकारी छिपाई वो उन्हें छिपाना चाहिए था या नहीं, इसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनिए कि मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा।
ये सेटबैक जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। बॉस, आज कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में बवाल काटने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुला लिया था। जीतू पटवारी की अगुवाई में ये नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करके निकल रहे थे। उनका कहना था कि वो राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। बैरिकेडिंग लगा दी गई। कांग्रेस के नेता बैरिकेडिंग फांदकर दूसरी तरफ जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लेना शुरू कर। उधर कांग्रेस अब इस मामले में सीधे पीएम का नाम लेने लग गई है। बॉस, खड़गे ने सीधे कहा कि पीएम के इशारे पर बिना उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हो सकता। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने कहा कि वो वोट चोरी, सीट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं दिया। तब कांग्रेस बीजेपी पर फैसला चोरी करने का भी आरोप लगा सकती है। दोनों के बयान सुनिए। ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है, और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी सीट चोरी का आरोप लगा रही थी उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये ना बोले कि वर्डिक्ट चोरी हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाती। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई मीनाक्षी नटराजन जी खुद नामांकन में गलती करती है, उसके बाद वो क्रिमिनल केस डिस्क्लोज नहीं करती, फ्रॉड करती हैं। फिर तेलंगाना कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस जो गुस्सा है राहुल कांग्रेस से, उन्होंने जाकर इस पूरे मामले को डिस्क्लोज किया। अंदर से खेल हो गया मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए, और उसका दोष आरोप पर, इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। बॉस, कभी कभी ये विश्वास नहीं होता है कि वो वही पार्टी है जो दशकों तक इस देश में सत्ता में रही, और अब उसके नेता इस तरह की बातें करते हैं और ऐसे ऐसे दावे करते हैं जो मतलब कहीं टिकते ही नहीं है। लोग विश्वास तक नहीं करते उनके दावों। आप देखिए कि राज्यसभा की एक एक सीट के लिए सियासी फाइट कैसे हुई, किस लेवल पर सियासी फाइट पहुंची। एक एक सीट की लड़ाई है बॉस, क्योंकि आने वाले वक्त में मोदी सरकार कई बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। यह खुला ऐलान पीएम मोदी ने 2 दिन पहले एनडीए की बैठक में ही कर दिया, और इसीलिए मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों में अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, ताकि महिला आरक्षण बिल जैसी हालात किसी और बिल के साथ ना हो, और महिला आरक्षण बिल बीजेपी दोबारा लेकर आ सकती है। बहुत जल्द ये हो सकता है, इस बात के संकेत भी मिलने लगे। और लोकसभा सीटों के परिसीमन की चर्चा भी एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC पीएम का परिसीमन को लेकर एक नया सुझाव आया। इस प्रस्ताव में सीटों के विभाजन का सुझाव दिया गया है, जिसमें सिर्फ 170 सीटों पर फोकस है। आसान भाषा में कहा जाए तो परिसीमन के लिए सभी 543 सीटों की बजाय सिर्फ 170 चुनिंदा सीटों के विभाजन का सुझाव दिया गया है। पीएम के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक इन 170 सीटों में से 59 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा जाए, यानी कि अभी एक सीट का जितना दायरा है उसे 2 सीटें बना दी जाए, और बाकी 111 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। और जब इस गुणा गणित से 170 सीटें तोड़ी जाएंगी तब वो उनकी संख्या बढ़ाकर 451 हो जाएंगी, यानी कि सीटों की संख्या, यानी कि 170 सीटों को 451 सीटों में तोड़ दिया जाए। और इसी तरीके से लोकसभा की 543 सीटें 824 सीटों तक कैसे बढ़ाई जाएंगी, इसका पूरा कैलकुलेशन बताया गया है। पहले 543 सीटों में से 170 सीटें निकाल दीजिए तो बच जाती है 373 सीटें, और इन 373 सीटों में नई 451 सीटें जब आप जोड़ेंगे तो कुल सीटों की संख्या हो जाएगी 824। अगर इस हिसाब से परिसीमन होता है तो 2029 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट में
0.3 से लेकर 2.3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वोटों की संख्या के हिसाब से देखें तो यह वोटर टर्नआउट 90 लाख से 2 करोड़ 30 लाख वोटर्स तक हो सकता है। अब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य के कोटे में भी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और इसी को लेकर महिला आरक्षण संशोधन बिल के दौरान डीएमके समेत साउथ की कई पार्टियों ने बिल के खिलाफ वोटिंग की। लेकिन अब देखिए कि एक बार फिर लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन की भूमिका बन रही और अगर परिसीमन हुआ तो किस राज्य की सीटें कितनी बढ़ जाएंगी ये भी आपको बता दें। सबसे पहले दक्षिणी राज्यों में लोकसभा की सीटें आप देख लीजिए। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, परिसीमन के बाद यहां पर 59 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, यह बढ़कर 42 हो जाएगी और इसी तरह केरल की 20 लोकसभा सीटें बढ़कर 30 हो जाएंगी और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें 26 हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तर भारत के बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं। यूपी की 80 लोकसभा की सीटें 120 हो जाएंगी, बिहार में 40 हैं तो 60 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में 48 हैं तो 72 हो जाएंगी, राजस्थान में 25 से 38 हो जाएगी सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश में 29 से 44 हो जाएगी सीटों की संख्या और गुजरात में लोकसभा सीट अभी 26 है जो बढ़कर 39 हो। जिस वक्त महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर संसद में बहस चल रही थी तब विपक्ष के अड़ियल रवैये पर अमित शाह ने क्या कहा, एक बार आप याद कर लीजिए, सुन लीजिए। फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। ये इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और ये क्या नैरेटिव फैलाया और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि अगर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ती है, परिसीमन हुआ तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों के बाद परिसीमन को लेकर बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी और डीएमके का परिसीमन बिल के विरोध में बड़ा रोल था, लेकिन अब दोनों ही पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर हुई। ऐसे में बीजेपी के लिए विधेयक पास करवाने की संभावना बढ़ सकती। अगर ऐसा हुआ तो परिसीमन लागू होने से चुनाव तक कौन कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाएंगी वो भी आपको बता दें। सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार परिसीमन अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग बनाएगी और इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चुनाव आयुक्त होंगे। इसके बाद परिसीमन आयोग लेटेस्ट जनगणना के आधार पर डेटा विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर राज्यों की कुल सीटों, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और साथ में सीमाओं का खाका भी तैयार होगा। इसके बाद आयोगों को एक चुनावी क्षेत्रों का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा आयोग को सभी क्षेत्रों में जाकर जन सुनवाई करनी होगी, जिसमें राजनीतिक दलों और आम जनता से सुझाव, आपत्तियां सुनी जाती हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग अंतिम अधिसूचना जारी कर सकता है। परिसीमन आयोग के फैसले अंतिम होते हैं, जिन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद चुनाव आयोग नए नक्शे के आधार पर सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट को अपडेट करेगा। इसके अलावा आयोग यह भी तय करता है कि नए परिसीमन में किस किस सीट को SC, ST और महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए तय किया जाए। वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद भारत का चुनाव आयोग नए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।